नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। शेयर बाजार में लगातार उठापटक ने अब सिर्फ निवेशकों की नींद नहीं उड़ाई है, बल्कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा को लेकर भी बड़ी चिंता खड़ी कर दी। वजह यह है कि नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस का बड़ा हिस्सा बाजार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर लंबे समय तक बाजार कमजोर रहता है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन उम्मीद से काफी कम हो सकती है। इसी डर के बीच अब केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने सरकार से पुरानी पेंशन जैसी गारंटीड पेंशन की मांग तेज कर दी है। 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए नए प्रस्ताव में कर्मचारियों ने आखिरी सैलरी का 50% पेंशन सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या फिर से ओपीएस बनाम एनपीएस की बहस तेज हो गई है? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की नई मांग को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता की नई भविष्यवाणी। इन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग, एसआईपी, लाइफ साइकिल फंड और सिंपल इन्वेस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। इन बयानों के क्या मायने हैं, एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे भारतीय बैंकों के ताज़ा हालात की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, जब भी सैलरी पेंशन की हम लोग बात करते हों या 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हों, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सर मनी सेंटर में इस बात की डिकोड करने की कोशिश की थी कि एक खबर आई सर कि कहा गया कि कई लोगों को अब पेंशन मिलना बंद हो गया है। उसके बाद अब देखिए जिस तरह से अब ओपीएस बनाम एनपीएस की लड़ाई शुरू हो गई है। सर, पूरा मामला क्या है, आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन फेडरेशन जो है उसने जो अपने एक चिट्ठी में एक तरह से सरकार से एक बड़ी मांग विशाल की है जी, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग 2033 के आसपास रिटायर होंगे कर्मचारी केंद्र सरकार के, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है उनके पेंशन के सामने। पेंशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा वहाँ पैदा हो सकता है। और ख़तरा इस वजह से उन्होंने बताया कि साहब, ये जो मार्केट में जो गिरावट है, ये गिरावट इनकी दरअसल जो पेंशन का फंड है उसमें एक बड़ा डेंट लगा सकती है। अच्छा खासा पैसा आपका कम हो सकता है पेंशन का, क्योंकि मार्केट की जो गिरावट है ये आपके पेंशन का पैसा खा रही है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि एक लंबा चौड़ा आपका जो अमाउंट है, जो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन है, उसका एक हिस्सा जो मार्केट लिंक्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें लगाया जाता है। तो इसको लेकर एक बड़ी मांग ये की गई है कि सरकार एनपीएस वाले जो पेंशन मिलने वाली है जिन लोगों को, वहाँ पे 50% पेंशन को एश्योर करे और उसके साथ डीए देने को तय करे। जी सर, इन बातों को समझकर तो मुझे लगता है कि ये तो एकदम हूबहू जैसा हुआ है कि यूपीएस वाली मांग दोहराते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने भी कहा था कि 50% के आसपास पेंशन मिलेगा सर, तो क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही है? देखिए, इसमें एक फ़र्क इस बात का है, ओपीएस वाले जो पुरानी पेंशन वाले थे वो 2004 के बाद से व्यवस्था खत्म हो गई है। अब उसके बाद के सारे कर्मचारी एनपीएस के तहत हैं। अब इनमें जो एनपीएस की स्कीम है, इसमें सरकार जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन 14% ये होता है और कर्मचारी का 10% होता है। इनकी जो मांग है वो ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों का हिस्सा है जी, उसको कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे वापस मिल जाए, सरकार अपना हिस्सा वापस ले ले। इसमें एक बड़ी बात ये कहेगी कि अभी जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है वो पैसा सरकार को वापस नहीं हो पाता और एक तरह से ये खजाने पर सरकार को चोट लगती है। उन्होंने कहा कि जब आप रिटायर हो रहे हैं तो ये जो सरकार का कंट्रीब्यूशन का हिस्सा ये आप वापस ले लीजिए और इसके तहत जो पूल इकट्ठा होगा उससे आप 50% पक्की पेंशन यहाँ आप दे सकते हैं। ओपीएस में सरकार का मतलब एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन ओपीएस में नहीं था। तो ये एक बड़ा बेसिक सा यहाँ पे फ़र्क जो है इन दोनों स्कीमों में है। और ये कहा गया है कि जो पारिवारिक पेंशन है वो उसका जो 60% के आसपास वो वहाँ पे बैठते जी सर, तो एक तरह से आप जो कह रहे हैं कि संगठन चाह रहा है नया मॉडल और उस मॉडल का नाम दिया गया है सस्टेनेबल पेंशन मॉडल। इस मॉडल में क्या होगा, कर्मचारी का खुद का जमा पैसा उसके लिए
वो माना जाए, सरकार अपना हिस्सा वापस ले। जैसा आपने कहा, बदले में सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जैसी जो है गारंटीड पेंशन दे सकती है, ऐसा बात जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कुछ बहुत अच्छे आंकड़े भी हैं सर, तो अगर उन आंकड़ों को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि करीबन जो है 2.15 लाख रुपए प्रति माह के आसपास का जो है वो पेंशन मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो चलिए सर, ये तो बात हुई पेंशन की लेकर, सैलरी को लेकर। अब 8वें वेतन आयोग पर भी जो है कुछ चर्चा कर लेते हैं सर। उस पर क्या ताज़ा अपडेट है? आज 12 तारीख है, 12 मई को, या फिर वही मीटिंग का दौर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जम्मू और कुछ दूसरी जगहों पर देहरादून, दिल्ली और पुणे के बाद सर। हाँ, तो वहाँ पे मीटिंग आयोग के साथ कर्मचारी संगठनों की और कर्मचारियों के अपने ज्ञापन देने का सिलसिला अभी चल रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ है जो 11 मई को एक बैठक हुई थी NCJCM की, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली बैठक हुई थी। वहाँ से अभी कोई बड़ा इनपुट विशाल नहीं है, वो एक आध दिन में आएगा। वहाँ से पता चलेगा कि किन चीज़ों पर बात हुई और वहाँ क्या एजेंडा रहा। जी, और सर ये खबर में अगर मैं पुरानी खबर को मैं फिर से अगर देखूं सर, तो उसका पीछे जो तर्क दिया जा रहा है सर, ये भी कहा जा रहा है कि कम सेवा वाले कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। 20 साल से कम अगर जो है नियमित सेवा अगर आप दे रहे हैं, या देर से जो है अगर आपकी जो है उसको अगर आप रेगुलराइज किया जाता है, जो ग्रेड 1 to 5 लेवल 1 to 5 वाले जो एम्प्लॉइज हैं जी, वो भी जब रिटायर होते हैं तो उनकी भी पेंशन कम है। इस बात का भी जिक्र किया और कई लोगों का ये भी समस्या है, कहा गया कि कई लोग तो जो है शुरुआत में अपनी नौकरी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। शिक्षक आ रहे हैं, रेलवे कर्मचारी, वर्क चार्ज स्टाफ्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। कहा जाता है कि ये बहुत जो है शुरुआती दौर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज्वाइन करते हैं, उस पर काफ़ी दिन के बाद जो है इनको रेगुलराइज किया जाता है, तो इस वजह से उनका भी जो NPS में जो कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा इस संगठन ने ये भी मांग की है कि कई लोगों ने, कई कर्मचारियों ने ये भी बात कही है सर कि मात्र 300 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये महीने की पेंशन उनको मिल पा रही है। तो NPS का जो फ़ायदा गिनाया गया था वैसा अब धरातल पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसलिए सबसे बड़ा जो कर्मचारियों का कंसर्न है इस वक्त, वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि पिछले 1.5-2 साल से बाज़ार जो है वो लगातार ख़राब बना हुआ है। बाज़ार के साथ पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी आप देखिए तो वो ख़राब है। सिचुएशन, इस पूरी जो हालात है, इसका असर कर्मचारियों को दिखाई ये दे रहा है कि उनके पेंशन के पैसे पर पड़ेगा। और चूंकि एक कॉर्पस का जो पेंशन का पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा आपका मार्केट लिंक्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ जा रहा है। यहाँ से उनको ये डर लग रहा है कि अगर जो हमारा पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर उसी के हिसाब से सरकार अगर पेंशन देती है NPS में, तो ये पेंशन सब्सटेंशियल डाउन हो जाएगी। ऐसे में वो चाहते कि सरकार अपनी गारंटी ले और सरकार ये तय करे कि आपका बाजार कैसा भी रहे, हम आपको 50% पेंशन देंगे। बदले में सरकार ने जो अंशदान दिया है जी, सरकार वो तो आप बता चुके हैं सर। लेकिन सर 8वें वेतन आयोग की खबर को जब भी हम लोग कर रहे हैं सर, तो मेमोरेंडम जो भी सौंपा गया, चाहे 51 पेज का हो या तमाम जितने भी संगठन जो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें एक सबसे प्रमुख मुद्दा ये भी है कि पहले आपने भी इस चीज़ को डिकोड किया था कि पहले लोग थोड़ा जो है ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे थे OPS को लेकर, कह रहे थे कि बहुत लड़ाई लड़ी, सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार का जो मेमोरेंडम है उसमें कहा गया है कि प्रमुखता से बात रखी गई कि OPS को जो है बहाल कीजिए। इस पर कुछ ऐड करेंगे? नहीं, मुझे OPS की बात जाहिर तौर पे हम लोग कई बार इस चीज़ को की चर्चा की है कि OPS की मांग अब प्रमुख तौर पर सारे कर्मचारी संगठन ज्ञापन में दे रहे हैं। और एक उम्मीद इस बात की है कि आयोग जब अपनी सिफारिशें दे तो बल्क में अगर एक मांग साथ में जाए कि साहब पुरानी पेंशन हमको चाहिए, तो ये मांग फिर कंसिडरेबल धरातल पर आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही बात यह है कि, और जो बहुत सवाल एक पैदा होता है कि जो NPS में कर्मचारी मौजूद हैं 2004 से, 85 लाख कर्मचारी हैं सर। हाँ, वो, और उसके साथ बहुत सारे लोगों ने UPS ऑप्ट कर लिया है। अब इन कर्मचारियों का अंशदान सरकार ने भी दिया, इन्होंने भी दिया, उस पैसे का क्या होगा? सरकार अगर OPS ले आती है तो फिर OPS को किस तरह से लागू किया जाएगा? जो पैसा जमा हुआ है उस पैसे का क्या होगा? ये जो 2004 से अब तक के जो कर्मचारी हैं, इनको किस तरह से सरकार OPS के एम्बिट में लेकर आएगी, दायरे में,
ये फिर कुछ सवाल पेचीदा मुझे या फिर लगते ऐसा हैं। भी तो नहीं हो सकता सर कि वो जैसे 2004 वाले जो नियम बनाया गया था वैसे कह दिया जाए कि अब 2027 से बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा ओपीएस टाइप का, ऐसा कुछ स्कीम? हाँ बिल्कुल, ये भी सरकार कर सकती है कि जो एक कट ऑफ लाइन बना दी एग्जैक्टली जाए। वही सुविधाजनक होगा सरकार के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। लेकिन क्या फिर एनपीएस वाली जो ये डिमांड है कि साहब हमको 50% आप एश्योर्ड दीजिए, वो सरकार कैसे पूरी करेगी? लोगों को क्योंकि फिर घाटा हो एक जाएगा। नया आंदोलन शुरू हो जाएगा इन लोगों के लिए 2004 से 2025 बिल्कुल। या 26 वाले के लिए। बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे चर्चित आवाजों में शामिल राधिका गुप्ता का मानना है कि भारत का रिटेल इन्वेस्टर अब बदल चुका है। राधिका गुप्ता वही हैं एडलवाइस जो है म्यूचुअल फंड की सीईओ। एक समय था जब बाजार गिरते ही निवेशक जो है घबराकर पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब लाखों लोग गिरावट में भी एसआईपी जारी रख रहे हैं। कमजोर बाजार, एफआईआईज की बिकवाली और जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भी निवेशकों का ये भरोसा राधिका गुप्ता को सबसे बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि आज एसआईपी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भारतीय मिडिल क्लास की डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट बन चुका है। प्रवीण सर, और क्या क्या बातें कही हैं राधिका गुप्ता मैडम ने, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिंग को लेकर बड़े अच्छे टिप्स दी है। ओवर टू यू, समझाइए इस खबर को। नहीं, देखिए राधिका गुप्ता काफ़ी चर्चित हैं जैसा आपने कहा, और लोग उनकी बात को बहुत गौर से सुनते हैं क्योंकि एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं, ख़ास तौर पे नई पीढ़ी के लोगों को। और उनका दाल चावल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत लोकप्रिय है। अब उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि बाज़ार भले 2 साल से डगमगाया हुआ है, 2 साल 18 महीने से, इसके बावजूद बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में दिखाई नहीं दिया। मार्केट्स में एक रेजिलियंस जो है बाज़ारों ने दिखाया है, और एफआईआई की बिकवाली इस पूरे दौर में हमने लगातार देखी है। और ये बताता है कि देश का इन्वेस्टर कितना मैच्योर हो गया है। मजबूत जो सिप के नंबर हैं, एसआईपी के जो नंबर हैं, मार्च में 32,000 करोड़ रुपए पहुंच के अभी थोड़ा मामूली गिरा, फिर अच्छा नंबर है। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स ने एक मैच्योर अप्रोच विशाल यहाँ पे दिखाई है। गिरावट में खरीदारी का मौका देख रहे हैं इन्वेस्टर्स। चलिए सर, इन्हीं की बात तो हो गई राधिका गुप्ता मैडम की, लेकिन इनकी एक और बात थी सर जिसको मैं आपसे समझना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास रिटायर होते हैं, देश की जनता जो रिटायर होती है, भले उनके पास शायद फंड्स नहीं होता, ऐसे वो बातें कहते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वेल्थ जो है, एसेट्स उनके पास होते हैं। इस मामले को भी समझाइए। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है और हम लोग अक्सर इस चीज़ को समझते नहीं हैं। उन्होंने एक बात ये कही है कि ज़्यादातर लोग जब रिटायर होते हैं तो वो असेट रिच होते हैं। असेट्स तो उनके पास हैवी हैं, काफ़ी असेट्स हैं, लेकिन इनकम के मामले में वो पुअर होते हैं। अब असेट्स का मामला क्या हुआ, मान लीजिए आप पे गोल्ड है या ख़ास तौर पे रियल्टी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी, अब तक की जो पीढ़ी थी, वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ज़्यादातर घर, मकान या प्लॉट, खेत खरीदने में ज़्यादा लगाया करती थी। अब ये असेट्स ऐसे हैं जहाँ से आपको रेगुलर इनकम नहीं है। अब आप रिटायर हो गए लेकिन आपके पास कमाई का साधन वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कमाई के मामले में गरीबी दिखाई देती थी, जबकि असेट्स के मामले में मजबूती दिखाई देती थी। और उन्होंने इसमें एक बात और कही है कि हमसे जो पिछली पीढ़ी थी, जो पिताजी माताजी, ये जो पीढ़ी थी, वो ज़्यादातर लोग या तो सरकारी कंपनियों में थे या सरकार के सेवारत थे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और वहाँ उनको पेंशन की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि पेंशन की व्यवस्था जो है वो सरकार कर रही थी। तो इसलिए वो अपना पैसा रियल्टी में और इस सब में लगा रहे थे, और पेंशन रिटायरमेंट के बाद कोई फिक्र नहीं, सरकार पेंशन दे रही, कम ज़्यादा जो भी है। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी जो कि प्राइवेट सेक्टर में जाना शुरू हुई, उसने अपने आप को रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं किया। ये उनकी एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि लोगों ने अपने आप को ना तो तैयार किया, ना रिटायरमेंट के लिए कोई खास प्लानिंग की। और वहाँ से जो एक पेंशन को लेके एक जो दिक्कत समझ में आती है या जो एक परेशानी जो समाज में दिखाई देती है, वो वहाँ से फिर पैदा हुई। लोगों ने अपना पैसा लगाया लेकिन वो रियल्टी जैसे
इमूवेबल एसेट्स में लगाया विशाल। जी चलिए सर, अब जब एसआईपी की बात हो रही है सर, तो कल ही जो है अप्रैल महीने के एम्फी के डेटा आए हैं सर। कुछ 5 पॉइंट्स में मैं उन डेटा को पढ़ता हूं, उसके बाद आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। इक्विटी फंड्स में अप्रैल में 38,440 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया, जबकि 31,115 करोड़ की एसआईपी हुई है। मार्च में इक्विटी फंड्स में 40,450 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया और एसआईपी 32,087 करोड़ के आसपास है। डेट फंड्स में अप्रैल में 2,47,490 करोड़ का इन्फ्लो आया है और मार्च में डेट फंड से जो है 2,94,987 करोड़ की निकासी की गई है। और अप्रैल में हाइब्रिड फंड्स में 20,565 करोड़ और गोल्ड ईटीएफ में 3,040 करोड़ रुपए आए हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि इसके पिछले महीने में रिकॉर्ड एसआईपी आई थी 32,000 करोड़ के आसपास, वहां से अब हल्का डेंट है, 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं, क्यों आई है गिरावट, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कुछ पार्ट यहाँ पे बाजार की अनिश्चितता का नज़र आता है जी। जो ग्लोबल अनसर्टनिटी, जो मिडिल ईस्ट की जंग, एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना, ये जो तमाम फैक्टर हैं, इसने थोड़ा बहुत असर इन्वेस्टर्स को ऊपर डाला, सेंटिमेंट पर डाला और इसलिए एक थोड़ा यहाँ पर हमने स्लाइटली डिप होते हुए देखा, चाहे इक्विटी इन्फ्लो हो या फिर एसआईपी के नंबर हो, दोनों में जो थोड़ी गिरावट आई है उसका बड़ा जो रीज़न है वो यही विशाल समझ में आता है। जी चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिग्गज बैंक एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट के दबाव से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा अब केवल लोन आधारित कमाई पर निर्भर रहने के बजाय ट्रेजरी, वेल्थ मैनेजमेंट और फ्री इनकम जैसे नए रास्तों पर जोर देने की तैयारी कर रहा है। बढ़ती डिपॉजिट कॉस्ट, कमजोर ट्रेजरी इनकम और घटते मार्जिन्स ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बैंकों के लिए सिर्फ ज़्यादा लोन बांटना ही पर्याप्त नहीं होगा। अब असली मुकाबला उस मॉडल का है जहां ब्याज से नहीं बल्कि सर्विसेज और फीस से कमाई बढ़ाई जाए। चूँकि सर आपसे ऑफ रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, 3 बैंकों का आपने जिक्र किया था, इनकी कहानी क्या है सर? कल भी जो एसबीआई के जो आंकड़े आए हैं, नतीजे आए हैं, वो थोड़े जो है डरावने वाले देखने को मिले। 4% का डिक्लाइन है और जैसा कि आप कहते भी हैं कि बैंकों की असल कमाई विशाल जो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम से ही होती है। अगर कमजोरी देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए कि थोड़ी चिंता की बात है। नहीं देखिए, एसबीआई के नतीजों से ही शुरुआत करेंगे। जो आपने जैसा बताया, मार्जिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी, उसके 18 बीपीएस मार्जिन डाउन हुए हैं। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें विशाल, तो वो 21 बीपीएस की उसमें गिरावट जो है वहाँ पे आती हुई नज़र आई है जी। और ये 2.93% पर आ गया, जो 3.14% था आपका ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें पिछले साल के मार्च क्वार्टर और अब के में, तो 3% के नीचे चला गया। अब ये जो नतीजे आए हैं, रिजल्ट आए हैं, इसको लेकर एमके ग्लोबल, बर्नस्टीन, 2 ब्रोकरेज हाउस की प्रमुखता से मैं बात करूंगा। बर्नस्टीन ने ये कहा है कि ये एसबीआई के नतीजों में जो मार्जिन में गिरावट आई है, ये पूरे पीएसयू जो बैंक्स हैं जी, उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ है जी। एमके ग्लोबल ने ये कहा है कि मार्जिन में जो प्रेशर है, ये जो है इसमें शार्प गिरावट एसबीआई के आई है। जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट है सर, उन्होंने कहा कि एसबीआई का जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उम्मीद से कमजोर रहा। एनआईएम में बड़ी गिरावट आई, आने वाले समय में मार्जिन्स पर और दबाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे कम से कम सरकारी जो सेक्टर के जो बैंक हैं, वो किस तरह से जो इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है एनआईएम, उसके प्रेशर में है। सारे सरकारी जो बैंक हैं, अगर आप मार्च तिमाही के नतीजे देखेंगे जी, सबके सब जो है उनके मार्जिन जो है वो डाउन हुए हैं। डिपॉजिट्स पर बैंकों को दरअसल ज़्यादा विशाल ब्याज देना पड़ रहा है और यहाँ से रेट कट का असर जो है वो नज़र आया है। और एक जो कासा का जो ग्रोथ है, वो बैंकों की कमज़ोर यहाँ पे बनी हुई है। अब चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, कैनरा बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी का 2.6% और कैनरा बैंक का 2.5% है। एसबीआई का मैंने बताया 2.93% के आसपास। इंडियन बैंक के सीईओ विनोद कुमार जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि बैंकों का 3% का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो दौर था, अब वो एक तरह से कहिए कि वो लग्जरी और ये बीतने वाला है। इससे कम मार्जिन पर अब बैंकों को काम करना सीखना होगा
और उसी कड़ी में फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बात आपने कही कि साहब उनके सीईओ साहब हैं जो है देवदत्ता चंद, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय बैंकों की कमाई का जो तरीका थोड़ा बदल सकता है। वो कह रहे हैं कि अब बैंकों को क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ लोन से कमाई पर निर्भर नहीं रहनी पड़ेगी। बैंकों को अब ट्रेजरी बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, प्राइमरी डीलरशिप और फी इनकम जैसे कारोबार को बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल है। तो ये हमने मनी सेंट्रल में भी इस कहानी को डिस्कस किया था अब से कुछ दिन पहले जी, जब ये बात आई थी कि बैंकों के जो मार्जिन है उस पर इस तरह प्रेशर है कि अब वो दूसरे ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अभी तक बैंकों की कमाई का जो मुख्य जरिया है वो इंटरेस्ट इनकम हुआ करती थी। जो अब बैंक स्प्रेड का एक बात बताते थे नहीं सर कि एफडी पे मान लीजिए 7% है और लोन मान लीजिए आपको मिल रहा है 8% पे, तो जो 1% का गैप मिल रहा है उसी से बैंक की जो है पूरे कार्यप्रणाली या पूरे ऑपरेशन जो है वैसे चलते हैं। अब ये पूरी तस्वीर बदल गई है। बैंकों को डिपॉजिट जुटाने हैं और इसलिए बैंकों को ज़्यादा उन पर ब्याज देना पड़ रहा है। डिपॉजिट है उस पर ज़्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ज़्यादातर बैंक ये मानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है जो डाउनवर्ड था वो अब बॉटम आउट हो गया है। ओके। तो लोन्स के रेट जो हैं वो तो सबसे लो लेवल पर हैं, 7, 7.25 पे अगर आपको होम लोन मिल जा रहा है, जबकि आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है और माना जा रहा है कि और बढ़ सकता है क्योंकि क्रेडिट डिमांड आपकी लगातार बढ़ रही है। तो बैंकों को फंड चाहिए। यहाँ से जो स्प्रेड है वो ख़त्म हो गया और वही फिर बात आ जाती है कि 3% जो है अब वो बैंकों के लिए एक लग्जरी यहाँ पर हो गई है और इसके कम मार्जिन पर बैंकों को काम करना होगा। तो बैंकों का दरअसल पूरा धंधा जो है वो पलटता हुआ विशाल दिखाई दे रहा है और केवल एक सरकारी बैंक नहीं है जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में कूदना चाह रहा है। सारे के सारे जो पीएनबी है या बाकी के दूसरे बैंक हैं सबका फोकस अब फी इनकम पर, कमीशन बेस्ड इनकम पर है। उसमें म्यूचुअल फंड बेचना है, इंश्योरेंस बेचना है या आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया भी था कि विशाल आपके पास अगर अकाउंट, मैंने पूछा था इस कहानी का क्या सरोकार है, हमारे आप पर क्या असर पड़ेगा, तो आपने कहा था कि अगर आपका बैंक में खाता है तो बैंक आपको अप्रोच करेगी कि भाई ये प्रोडक्ट्स, ये सर्विसेज हमारे पास हैं, आपको चाहिए तो आप बताइए, हम आई विल चार्ज, आप मान लीजिए हम लोग पे करेंगे, वो सर्विस अब मिलेगी मुझे, तो उससे हमारा फायदा हो सकता है। तो इससे बैंकों की कमाई हो सकती है। नहीं सर, यही बात। लेकिन बैंकों के मार्जिन पर जो प्रेशर है ये एक गंभीर जो है वो चिंता की भी बात जी है। और गंभीर चिंता की बात आपने छेड़ दी सर, तो एक सवाल मेरे मन में ये है, लास्ट आप उसका भी जवाब दे दीजिए। जिस तरह से जो डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं सर, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्रेडिट की जो है डिमांड वो बढ़ती हुई जा रही है, इसको कैसे अब दूर करते हुए दिखेगी बैंक्स? इसके लिए क्या बेहतर ब्याज दर ही एक पॉलिसी होगा या कुछ और कदम उठा सकते हैं बैंक? नहीं, देखिए यहाँ बदलाव थोड़ा तब आ सकता है अगर ब्याज दर का साइकिल बदलता है। जी, जैसे जो अब जिस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्त में आरबीआई और आज ही रिटेल इन्फ्लेशन के भी आंकड़े आए हैं, 4 महीने के ऊपर महंगाई पहुंच गई 3.48% पे। तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो आरबीआई के लिए ये समस्या हो सकती है कि फिर वो रेट बढ़ाने का एक मुश्किल फैसला ले। जब रेट बढ़ेंगे तो आपके लोन के रेट भी बढ़ेंगे और लोन के रेट बढ़ेंगे और अगर आप डिपॉजिट के रेट को वहाँ पर स्थिर रख पाते हैं तो ये मार्जिन का जो गैप है इसको बैंक डील करने में थोड़ा सफल हो सकते हैं। चलिए, तो इसको विराम दे सर, या कुछ और पॉइंट्स आपके पास हैं? नहीं, बिल्कुल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।